वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ बीकॉम पार्ट वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये बीकॉम पार्ट वन की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं विद सॉल्यूशन बीकॉम और एडीसी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। डेफिनेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग, इसके बारे में भी काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि बैंकिंग डिफाइन बैंकिंग के हवाले से कि बैंकिंग को एक्सप्लेन करें, और इसके अलावा जो एवोल्यूशन है उसके हवाले से भी जो है वो सवाल आते हैं। डेफिनेशन अगर हम देखें बैंक की, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन एनेबलिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट क्रिएशन। बैंक क्या करता है, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर लोग जाके अपना पैसा जो है वो डिपॉजिट करवाते हैं। बैंकों के अंदर लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट जो है वो करवा देते हैं अपना पैसा, और उसी पैसे के ज़रिए बैंक जो है वो लोन प्रोवाइड करता है उनको जिनको ज़रूरत होती है। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो वो चाहते हैं कि उसको हम बैंक में जमा करवा दें, और जिनको पैसे की ज़रूरत होती है उनको लोन जो है वो बैंक प्रोवाइड करता है। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है और क्रेडिट क्रिएशन जो है वो इकोनॉमी के अंदर होती है। बैंक जो है वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अच्छा, मुख्तलिफ़ तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सिर्फ बैंक ही एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होता, बल्कि और भी होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी हो गई, और इस तरह से और भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये प्ले करता है क्रूशल रोल जो इकोनॉमी के अंदर फैसिलिटेट करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और पैसे की हिफाजत भी करता है, और क्रेडिट क्रिएशन होती है। और सबसे ज़्यादा जो कॉमन बैंक्स होते हैं जो ये काम करते हैं वो कमर्शियल बैंक होते हैं, जो कि हम अक्सर जो है वो हमें हमारे आसपास जो हमें दिखाई देते हैं। ज़्यादातर जो बैंक्स होते हैं जिनकी ब्रांचें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये अब तो रेजिडेंशियल एरियाज़ के भी करीब हमें ब्रांचेस दिखाई देती हैं। तो ये ज़्यादातर जो है उनको कमर्शियल बैंक जो है वो कहा जाता है, और ये पब्लिक को सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर एवोल्यूशन की हम बात करें, बैंकिंग की जो एवोल्यूशन हुआ है, यानी कि हिस्ट्री अगर हम देखें, तारीख अगर हम देखें कि आज की जो मॉडर्न बैंकिंग है ये यहाँ तक पहुँची है, तो इसके पीछे हम देखें तो इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत पहले के दौर से हम देख सकते हैं। एंशंट सिविलाइजेशन से भी हम देख सकते हैं इसकी हिस्ट्री को। कदीम ज़माने से भी हम देख सकते हैं कि जब फार्मर्स और जो है वो ट्रेडर्स होते थे, तो वहाँ पर भी जो है क्या होता था कि एक दूसरे को जो है वो लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाते थे। उस दौर में भी लोन का सिलसिला होता था। तो ऑब्वियसली बात है, बैंक के अंदर लोन का काम होता है, तो ये सिलसिला तो हम कदीम ज़मानों से देखते हैं कि उस दौर में भी होता था। लेकिन हुआ यूँ कि वक्त के साथ साथ जो है वो ये चीज़ फॉर्मलाइज जो है वो होती गई, और एक जो है वो मेडिवल यूरोप के अंदर, जो कि एक ऐसा दौर था तो जहालत का दौर, लेकिन जो है वो एक तरक्की की तरफ जो है वो यूरोप जाना शुरू हुआ था। तो उस दौर के अंदर जो है वो बुनियाद जो है वो रखी गई थी। फॉर्मल जो एक इदारे की, बैंकिंग के इदारे की जो है वो शुरुआत हुई, और उसी से फिर जो है मॉडर्न बैंकिंग की जो है वो शुरुआत जो है देखने में आई। आज के दौर में अगर हम देखें मॉडर्न बैंकिंग फंक्शन, जो आज के मौजूदा दौर में जो बैंक फंक्शंस करता है, उसके अंदर हम देखें तो सेविंग्स प्रोवाइड करता है, सेव किया जाता है, और उसके ऊपर उसके बदले जो है वो इंटरेस्ट या प्रॉफिट वगैरह प्रोवाइड करता है, और इसके अलावा लोन जो है वो प्रोवाइड करता है। पेमेंट की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, बैंक के ज़रिए हम पे कर सकते हैं, और आज के दौर में तो हम घर बैठे भी जो है वो पेमेंट कर सकते हैं। इनकी ऑनलाइन जो ऐप होती है उसके ज़रिए भी हम वो काम कर सकते हैं, और इसको ऑपरेट भी किया जाता है जो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस होती हैं उसके ज़रिए। तो बैंक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर। नाउ द रोल एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, अगर हम रोल और फंक्शन देखें सेंट्रल बैंक का, ये इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। और सेंट्रल बैंक क्या होता है, हर कंट्री के अंदर एक ही सेंट्रल बैंक होता है। हमारे यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है वो स्टेट बैंक है। ये जो है सेंट्रल बैंक क्या है, इज़ द प्राइमरी मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री की जो प्राइमरी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, और इसी वजह से जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है किसी भी कंट्री की, उसको भी कंट्रोल सेंट्रल बैंक कर रहा होता है। और मॉनेटरी पॉलिसी गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होती, बल्कि ये होती है सेंट्रल बैंक के हाथों में। ये प्राइमरी मॉनेटरी अथॉरिटी होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है करेंसी की इशुएंस के लिए। करेंसी से रिलेटेड जितने इशू होते हैं वो सेंट्रल बैंक के हाथों में होते हैं। और इन्फ्लेशन को भी वो कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक। करेंसी यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी, उसके ज़रिए वो महंगाई को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके पास इतनी जो है वो हम कह सकते हैं इसका इन्फ्लुएंस है, या इतनी इसके पास पावर होती है, और ये स्टेबलाइज भी करता है इकोनॉमी को। और वो इंटरेस्ट रेट को सेट करके, सेंट्रल बैंक जो है वो सेट कर सकता है इंटरेस्ट रेट के, कब ज़्यादा करना है, कब ज़रूर कम करना है। जब मनी सप्लाई बढ़ानी है तो इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाएगा।
और मनी सप्लाई अगर कम करनी है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाएगा इस तरीके से। और फिर इसी तरह लिक्विडिटी मैनेजमेंट होती है, लिक्विडिटी से मरा ये कि कितने पैसे की मार्केट में ज़रूरत है, तो उसी हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो गिरा दिया जाता है। जब पैसे की मार्केट में ज़्यादा ज़रूरत होती है और कम ज़रूरत होती है तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जाता है। सो करेंसी इशुएंस भी ये भी काम होता है, और उसके अंदर जो है वो मेथड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, और ये मेथड जो है वो वेरी करते हैं, जैसे कि फिक्स्ड फिड्यूशरी मेथड हो गया या फिर प्रोपोर्शनल रिज़र्व मेथड हो गया। मुख्तलिफ़ तरह के जो मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, और इस चीज़ को इंश्योर करते हुए कि एडिकेट बैकिंग भी होती है, जो सर्कुलेशन मनी होती है, यानी कि जो बैकिंग ऑफ करेंसी होती है सर्कुलेशन के अंदर। सो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर जो है वो स्टेट बैंक यूज़ करता है टूल्स का, जैसे कि इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट हो गए, रिज़र्व रिक्वायरमेंट्स एंड दी ओपन मार्केट ऑपरेशन, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इन टूल्स का इस्तेमाल जो है वो स्टेट बैंक करता है। और इन्फ्लुएंस करते हुए क्रेडिट अवेलेबिलिटी और लिक्विडिटी, सेंट्रल बैंक क्या करता है, स्टेबलाइज करता है जो प्राइजेस होते हैं उनको भी, और जो है वो प्रमोट करता है वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका ग्रोथ का भी करता है। और रेगुलेटर होता है ये बैंकिंग सेक्टर का पूरा जो बैंकिंग सेक्टर है उसको एक रेगुलेशन की ज़रूरत है। इतने सारे बैंक है और हम देखते हैं कि कितनी ज़्यादा ब्रांचेस के अंदर इजाफा हो रहा है बैंकों की, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर सेंट्रल बैंक का काम होता है कि वो रेगुलेट करे जो बैंक्स हैं, बैंकिंग सेक्टर है, कमर्शियल बैंक्स हैं, ताकि इंश्योर किया जाए लीगल कंप्लाइंस हो, जो बैंक है वो लीगल कंप्लाइंस के मुताबिक हो, कानूनी जो मतलब यानी कि कोई भी ऐसा काम ना हो बैंक के ज़रिए इलीगल एक्टिविटीज़ ना होनी शुरू हो जाए, तो इस चीज़ को इंश्योर करता है। और डिपॉजिटर्स का जो डिपॉजिट है उसको भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बैंक के नाम पे लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड हो जाए, तो इस चीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है और मेंटेन करता है। जो फाइनेंशियल सिस्टम का जो कॉन्फिडेंस है, ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके अंदर पैसा शामिल होता है, ये पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है। इसका जो कॉन्फिडेंस है, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस है एक बैंक के हवाले से, कि लोगों को पता है कि अगर वो बैंक में पैसा डालेंगे तो उनका पैसे के साथ जो है वो फ्रॉड नहीं होगा। सो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी होता है ये। सेंट्रल बैंक जो है वो एक्ट करता है एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर भी, और हेल्प करता है कमर्शियल बैंक्स को, ऐसे बैंक्स को जो मुश्किल में हैं। और इसके अलावा ये प्रोवाइड भी करता है एमरजेंसी लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करता है, इमरजेंसी के केस के अंदर भी लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन करता है जब क्राइसिस आते हैं, ऐसे वक्त के दरमियान जो है। नाउ द डेफिनेशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैश रिज़र्व। अब कैश रिज़र्व के हवाले से भी क्वेश्चन आता है, तो कैश रिज़र्व की अगर हम बात करें, कैश रिज़र्व जो है वो पोर्शन होता है डिपॉजिट का जो कि बैंक जो है वो रखता है लिक्विड फॉर्म के अंदर, ताकि पूरा किया जा सके विड्रॉल डिमांड, क्योंकि जो लोग विड्रॉ करते हैं पैसा, बैंकों से पैसा निकालते हैं, और जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है उसको भी, और ये इंश्योर करता है लिक्विडिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बैंकिंग सिस्टम में। अब जो फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं कैश रिज़र्व, अगर हम उनको देखें तो उसके अंदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं जिसको बैंक सेंट्रल बैंक सेट करता है। साइज़ और नेचर आ जाती है डिपॉजिट की, कि कितना साइज़ या नेचर क्या है। सीजनल वेरिएशन आ जाती है विड्रॉल के अंदर, जो विड्रॉल पैटर्न्स होते हैं उसमें सीज़न के हिसाब से हम देखते हैं वेरिएशन देखने में आती है, और ओवरऑल जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है। सो मेंटेन करना एक एडिकेट कैश रिज़र्व जो ज़रूरी होता है बैंक्स के लिए, ताकि वो ऑनर कर सकें कस्टमर के विड्रॉल को, क्योंकि कैश रिज़र्व होगा तो ही कस्टमर जो है वो विड्रॉल करने के लिए पैसा होगा। सो और वो भी कंप्लाई करते हुए लीगल ऑब्लिगेशन के साथ मैनेज करें अनएक्सपेक्टेड जो फाइनेंशियल शॉक्स हैं। कभी भी जो है वो फाइनेंशियल शॉक्स आ सकते हैं, कभी भी कहीं कहीं अचानक से कोई ज़रूरत आ सकती है। सो हाई रिज़र्व जो है रेशियो बढ़ाता है सेफ्टी, और ये तो पॉसिबिलिटी है कि उससे प्रॉफिटेबिलिटी तो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लोअर रेशियो की वजह से होता क्या है कि लोअर रेशियो की वजह से रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। सो इस बैंक को एक बैलेंस रखना चाहिए सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी के दरमियान, लिक्विडिटी और अर्निंग पोटेंशियल के दरमियान। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो मैनेज करने वाली होती है। नाउ द डेफिनेशन एंड मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब क्रेडिट कंट्रोल जो है
इसकी जो डेफिनेशन और मेथड्स है इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। सो क्रेडिट कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इससे मुराद रेगुलेशन होती है क्रेडिट सप्लाई की एक इकोनॉमी में जो सेंट्रल बैंक की तरफ से होती है, ताकि मेंटेन किया जाता है प्राइस स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी, और इसमें शामिल होते हैं क्वान्टिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव की जब हम बात करते हैं तो नंबर्स की बात की जाती है नॉर्मली तौर पे। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर अगर हम देखें तो क्वांटिटेटिव मेथड्स के अंदर हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो आता है जिसको CSR कहा जाता है। इसके अलावा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो आ जाता है, SLR आ जाता है, और एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट भी इसके अंदर आ जाता है, ताकि इन्फ्लुएंस किया जाए जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी होती है। और क्वालिटेटिव मेथड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्रेडिट रेशनिंग हो जाता है, डायरेक्टिव टू बैंक और सेक्टर स्पेसिफिक लैंडिंग कंट्रोल्स आ जाता है, यानी कि एक इस ख़ास सेक्टर के हवाले से कि इसको कितना लैंडिंग करनी है इस हिसाब से। सो इफेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो है रोकता है इन्फ्लेशन को भी, महंगाई को भी रोका जाता है। जब ये अच्छा क्रेडिट कंट्रोल के ज़रिए क्या किया जाता है, महंगाई को भी रोका जाता है या फिर डिफ्लेशन को भी रोका जाता है, और इंश्योर किया जाता है कि बैलेंस रहे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती चलती रहे एक तरफ, तो फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी भी रहे, यानी कि कोई इंस्टेबिलिटी नहीं आए अनकंट्रोल्ड क्रेडिट एक्सपेंशन की वजह से। नाउ द यूजेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बैंक फंड, यूजेस ऑफ बैंक फंड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बैंक फंड्स, इसके बारे में भी जो है वो क्वेश्चन आते हैं। सो सोर्सेज ऑफ बैंक फंड्स की अगर हम बात करें, अच्छा वैसे तो बैंक फंड रिप्रेजेंट करते हैं जो टोटल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं बैंक के पास, जिसके अंदर डिपॉजिट हो गया, बोरोइंग हो गया और कैपिटल भी हो गया, ये होता है। और ये फंड्स जो है इनको जो है वो अगर हम देखें इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यूज़ की अगर हम बात करें तो इनको प्रॉफिटेबल यूजेस में किया जाता है, जैसे कि लोन के लिए किया गया जाता है, एडवांसेस के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी, कैश रिजर्व, और इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है ताकि बैलेंस किया जाए, प्रॉफिटेबिलिटी भी एक तरफ तो दूसरी तरफ कंप्लायंस भी। प्रिंसिपल्स ऑफ फंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, प्रिंसिपल गाइड करते हैं एम्प्लॉयमेंट जो है फंड्स की, जिसके अंदर सेफ्टी है, लिक्विडिटी है, प्रॉफिटेबिलिटी है। सेफ्टी इंश्योर करता है कि फ़ंड को इन्वेस्ट किया जाता है सिक्योर एवेन्यूज़ के अंदर, ताकि प्रोटेक्ट किया जाता है डिपॉजिटर इंटरेस्ट का। लिक्विडिटी गारंटी करता है कि बैंक पूरा कर सके विड्रॉल डिमांड जब भी रिक्वायर्ड हो, विड्रॉल की जब यानी कि निकालना है कस्टमर ने तो उसको भी कर सके। और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो फोकस करती है अर्निंग रिटर्न्स के ऊपर, ताकि सस्टेन किया जाए ऑपरेशन। सो नाउ दी वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो अकाउंटिंग के अंदर भी आता है। सो वर्किंग कैपिटल की तो बहुत आसान सी चीज़ है। वर्किंग कैपिटल इज़ द करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इंडिकेटिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ। वर्किंग कैपिटल सिंपल है कि वर्किंग कैपिटल जो है बराबर होता है जब हम करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी को हम माइनस कर देते हैं, तो सिंपल सी बात है ये इस तरीके से हम निकालते हैं, और इसी से हमें जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है। ये पॉजिटिव फिगर आती है तो अच्छी जो है वो शॉर्ट टर्म जो है वो शॉर्ट टर्म हेल्थ जो है वो अच्छी उसको हम कंसिडर करेंगे। सो टाइप्स है वर्किंग कैपिटल की भी अच्छे टाइप होती हैं, इंक्लूडिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, जैसे कि आपको बताया गया कि एक्सीड एसिड जो है वो एक्सीड कर जाता है लाइबिलिटीज़ को। नेगेटिव होता है जब जहाँ पर लाइबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा ये भी है कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल होता है जो क्या रहता है कांस्टेंट, ताकि सपोर्ट करे ऑनगोइंग ऑपरेशन, जबकि टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट कर जाता है सीजनल या साइक्लिकल डिमांड के साथ। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल को, जिसके अंदर शामिल है नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, प्रोडक्शन साइकिल लेंथ हो गया, क्रेडिट टर्म, मार्केट कंडीशंस वगैरह हो गई। और इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो मैनेजमेंट एफिशिएंट मैनेजमेंट इंश्योर करती है स्मूथ ऑपरेशंस, टाइमली पेमेंट होना, वक्त पे पेमेंट किया जाए, और जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का रहना। नाउ दी अब जो है वो क्या है चेक के बारे में। चेक के बारे में क्वेश्चन आते हैं क्योंकि चेक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब बैंकिंग की बात करें, हम बैंक की बात करें। सो चेक जो है वो है क्या, चेक इज़ द रिटर्न ऑर्डर डायरेक्टिंग अ बैंक टू पे आ स्पेसिफाइड सम फ्रॉम द ड्रॉर्स अकाउंट टू द पेई। अब ये समझने में तो एक बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन वर्डिंग इसकी जो है वो ज़रा थोड़ा अपने जहन में रखना होगी। चेक असल में है कि एक रिटर्न ऑर्डर होता है, लिखा हुआ होता है। जितने भी चेक्स होते हैं ज़ाहिर बात है वो क्या होते हैं, लिखे हुए होते हैं, उस पर अमाउंट वगैरह लिखा जाता है, और ये भी लिखा जाता है कि किस मतलब कैश का है या फिर वो क्रॉस चेक वगैरह हो गए, तमाम चीज़ें उस पर होती हैं। और
डायरेक्ट किया जाता है इसके ज़रिए एक बैंक को, किसी जिस बैंक में भी जमा कराया जा रहा है उस बैंक को डायरेक्ट किया जाता है या फिर विड्रॉ किया जा रहा है, तो डायरेक्ट किया जाता है एक बैंक को कि पे करे वो स्पेसिफाइड सम जो है, जो उस पर लिखा हुआ है अमाउंट, और वो अमाउंट जो है फिगर्स में भी लिखा होता है, वर्ड्स के अंदर भी लिखा होता है। तो वो जो पे किया जाएगा वो किया जाएगा ड्रॉज अकाउंट जो होता है टू दी पे ड्रॉज अकाउंट से किया जाएगा पे को। नाउ द टाइप्स ऑफ चेक्स। अब अगर हम चेक्स की टाइप की बात करेंगे तो चेक भी मुख्तलिफ़ तरह की इसकी टाइप्स होती हैं। अच्छा, बेयरर चेक होता है जो कि पे करता है, एनीवन होल्डिंग इट, उस जिसके हाथ में है वो उसी को पे कर देगा। बेयरर चेक एक ऐसा चेक होता है, उसी को कह देगा, और ये रिस्की भी हो सकता है अगर ये मिस हो जाए ऐसी सिचुएशन के अंदर। ऑर्डर चेक होता है, पेएबल होता है कि स्पेसिफिक पर्सन को, कि उसी पर्सन को चेक जो है वो पे किया जाएगा। और क्रॉस चेक होते हैं, ये सबसे ज़्यादा क्या कहा जाता है कि इसको सेफ होता है। ये ऐसा होता है इसको कैश नहीं करवा सकते, बल्कि ये डिपॉजिट होता है, डिपॉजिट हो जाता है, और इस पर क्रॉस लाइन जो है वो होती है, कुछ इस तरीके की जो है वो क्रॉस लाइन होती है इसके टॉप के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से क्रॉसिंग जो है वो की जाती है। चेक क्रॉसिंग, अब ये दोबारा, अच्छा ये वही चीज़ जो है आपको अब थोड़ा डिटेल में भी इसको समझ लें अगर आप, तो जो क्रॉसिंग है इन्वॉल्व ड्राइंग टू पैरेलल लाइंस ऑन द चेक टू एड सिक्योरिटी बाय रिक्वायरिंग डिपॉजिट इनटू अ बैंक। सो ये दो लाइन जो होती हैं ये असल में पैरेलल लाइन होती हैं जो एक दूसरे से टकराती नहीं है। तो ये इस तरह से जो है वो इनको जो है वो चेक के ऊपर जो है वो ड्रॉ किया जाता है, ताकि इससे पता चलता है कि ये जो चेक है ये असल में क्रॉस चेक है। एंड कॉजेज़ ऑफ डिसऑनर, अच्छा डिसऑनर भी हो जाता है जब चेक जो है वो पे नहीं किया जाता। अब वो क्यों नहीं पे किया जाता, तो ऐसी सिचुएशन में कि इनसफिशिएंट फ़ंड की कमी है, निकलवाना चाह रहे हैं जितना अमाउंट उतना अमाउंट मौजूद ही नहीं है अकाउंट के अंदर जिससे निकालना चाह रहे हैं। सिग्नेचर मिसमैच, ये एक बहुत अहम चीज़ है। ये अक्सर होता है क्या है कि सिग्नेचर की मिस्टेक हो गई, या फिर सिग्नेचर जिसने किया है वो उसने सिग्नेचर अपना सही नहीं किया, या उससे मिस्टेक हो गई, या हाथ स्लिप हो गया, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। जिस सरफेस पे लिख के कर रहे हैं वो सरफेस सही नहीं थी, ऐसा भी होता है, तो इसकी वजह से सिग्नेचर थोड़ा आउट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी बैंक वाले जो है वो ड्रॉ नहीं करने देते, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला होता है, इसमें कैश का मामला बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाला होता है इस वजह से। या फिर ऐसा पोस्ट डेटेड चेक जिसकी डेट जो है वो निकल चुकी है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर भी जो है वो चेक जो है वो कैश नहीं हो पाएगा, यानी कि अमाउंट जो है उसका पे नहीं किया जाएगा। नाउ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में भी क्वेश्चन आता है, इसकी डेफिनेशन हो गई, इसके एसेंशियल एलिमेंट, टाइप्स और जो डिफरेंसेस होते हैं इसके दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ। बिल ऑफ एक्सचेंज की हम बात करें, रिटर्न ऑर्डर डायरेक्टिंग पेमेंट फ्रॉम ड्रॉअर टू पे ऑन डिमांड और फ्यूचर डेट। एक रिटर्न ऑर्डर होता है, ये भी लिखा हुआ होता है, जो जिसके ज़रिए डायरेक्ट किया जाता है पेमेंट जो है ड्रॉअर से लेकर पे को की जाती है ऑन डिमांड, या फिर किसी फ्यूचर डेट में भी की जा सकती है। और इसके एसेंशियल जो एलिमेंट की हम बात करें इसमें कौन कौन है, वो है ड्रॉअर, ड्रॉई, पेई, अमाउंट और जो स्पेसिफाइड टाइम होता है। और इसकी अगर हम टाइप्स की बात करें तो इसकी टाइप्स के अंदर जो है वो हम देखें तो इसमें जो है वो साइट बिल होता है जो कि पेबल होता है ऑन प्रेजेंटेशन। टर्म बिल होता है जो कि पेबल होता है आफ्टर पीरियड। प्रेजेंटेशन के ऊपर जो पेबल होगा वो साइड बिल होगा, जबकि टर्म होगा तो वो आफ्टर अ पीरियड होगा। और इसके अगर हम डिफरेंसेस की बात करेंगे दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, इसमें क्या फ़र्क है, डिफरेंसेस जो होते हैं इसके चेक से और प्रोमिजरी नोट, वो इसके पर्पस के ऊपर करते हैं लाई, और जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं इन दो चीज़ों के ऊपर, एक तो पर्पस और दूसरा जो पार्टी इन्वॉल्व होती है। अब इंडोर्समेंट के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, तो इंडोर्समेंट के अंदर उसकी जो डेफिनेशन है उसकी मीनिंग है, और इसके अलावा जो ब्लैंक इंडोर्समेंट है, फुल है, यानी कि जो उसकी टाइप्स हैं ब्लैंक, फुल या फिर रिस्ट्रिक्टिव। Endorsement involves signing the back of a negotiable instrument to transfer ownership or rights. इससे मुराद क्या होता है, साइन कर देना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे जो है वो साइन कर देना, ताकि ऑनरशिप ट्रांसफ़र की जाए या राइट को, कोई किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पीछे साइन कर दिया जाता है, और उसको क्यों किया जाता है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए या राइट ट्रांसफ़र करने के लिए। एंडोर्समेंट ब्लैंक भी होती है, इसमें सिर्फ सिग्नेचर होता है जो कि अलाउ करता है इंस्ट्रूमेंट को कि पेबल हो, बेयरर के लिए पे किया जा सकता है। फुल इंडोर्समेंट होती है, यहाँ पर स्पेसिफाई किया जाता है। ट्रांसफरी को स्पेसिफाई किया जाता है, बताया जाता है, और डायरेक्ट किया जाता है पेमेंट जो एक पार्टिकुलर पर्सन को, एक ख़ास शख्स को ही पेमेंट होगी या एंटिटी को। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट होती है जहाँ पर लिमिट लगाई जाती है,
फर्दर ट्रांसफ़र के ऊपर या फिर जो नेगोशिएशन होती है इंस्ट्रूमेंट की सिक्योरिटी ऐड करने के लिए। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से भी क्वेश्चन आता है कि उसकी डेफिनेशन का और उसकी टाइप का। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गारंटी पेमेंट ऑफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट टू बेयरर और ऑर्डर फैसिलिटेटिंग सिक्योर ट्रांजैक्शन। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि गारंटी करते हैं पेमेंट जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट की, ख़ास अमाउंट की पेमेंट की, कि ख़ास अमाउंट पे किया जाएगा किसको, बेयरर को या ऑर्डर को, बेयरर या ऑर्डर को किया जाएगा, और इन्हीं के ज़रिए सिक्योर ट्रांजेक्शन हम जो है वो देखते हैं। टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें, इसकी कॉमन टाइप्स में चेक्स आ जाते हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिजरी नोट भी होता है, और इनका इस्तेमाल कॉमर्स और बैंकिंग में, तिजारत में और बैंकिंग में बहुत ज़्यादा होता है। ट्रांसफरेबिलिटी एंड लीगल रिकग्निशन, ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबल होते हैं एंडोर्समेंट के ज़रिए या फिर डिलीवरी के ज़रिए, इंश्योर करते हैं लिक्विडिटी भी, और जो स्ट्रॉन्ग लीगल रिकग्निशन है कानूनी तौर पे अगर हम देखें। नाउ दी सोर्सेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस, इसके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। सो फाइनेंस से मुराद जो है वो क्या होता है, प्रोविज़न ऑफ फंड होता है बिज़नेस या फिर पर्सनल नीड दोनों के लिए। फ़ंड्स की जो प्रोविज़न होती है, अब चाहे वो बिज़नेस के लिए फ़ंड्स का इस्तेमाल करें या अपने ज़ाती ज़रूरियात के लिए हम करेंगे। और इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं। शॉर्ट टर्म अगर हम देखें तो उसमें ट्रेड क्रेडिट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, शॉर्ट टर्म लोन्स भी हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में देखें तो उसके अंदर शेयर्स आ जाते हैं, बॉन्ड्स आ जाते हैं, टर्म लोन्स भी आ जाते हैं। शेयर और बॉन्ड जो है ये कंपनी की तरफ से इशू किए जाते हैं, बॉन्ड कंपनी गवर्नमेंट भी कर सकती है। जो डिफरेंसेस होते हैं वो ड्यूरेशन और पर्पस के अंदर होते हैं। और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो होती है ये ऑपरेशनल नीड के लिए होती है, जबकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है, एक ऐसी चीज़ को जो लॉन्ग टर्म के लिए होती है। बिजनेस फाइनेंस इंश्योर करता है स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो इंटरप्राइज़ की, जबकि कंज्यूमर फाइनेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्रेडिट पर्सनल कंजम्पशन के लिए। और एडिकेट फाइनेंस ज़रूरी होता है ग्रोथ, स्टेबिलिटी और कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। नाउ दी प्रिंसिपल्स एंड मोड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग। सो प्रिंसिपल्स एंड मोड ऑफ इस्लामिक बैंकिंग को आप समझते हैं। जो इस्लामिक बैंकिंग है इसको ऑपरेट किया जाता है जो भी शरिया प्रिंसिपल होते हैं उसकी बेस के ऊपर, और वो प्रिंसिपल आते हैं कुरान से, और जो ऑथेंटिक हदीस होती है वहाँ से आते हैं। और इसके अंदर जो मेन चीज़ है जो इस्लामिक बैंकिंग का जो हिस्सा है वो है प्रोहिबिशन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो रिबा है जिसको सूद कहा जाता है वो टोटली प्रोहिबिटेड है। और इसके अलावा ये कि यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस की बात होती है, कि प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पर बात होती है, जो रिस्क जिसमें रिस्क भी हो सकता है, और ऑब्वियसली बात है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ही उसके अंदर होते हैं। और इसमें जो है वो ये जो कन्वेंशनल बैंकिंग है उससे जो है ये डिफरेंट है। कन्वेंशनल बैंकिंग में जो कि वहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट जो है कॉमन चीज़ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट जो है वो टोटली प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पर एम्फेसाइज किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग, और जो एथिकल इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया है। की करेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें तो उसमें ये है कि जो इस्लामिक लॉ है उसके साथ कंप्लाइंस हो, और एसेट बैक्ड फाइनेंसिंग हो, और अवॉइड किया जाए स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ जो उनको अवॉइड किया जाए। और अगर हम कॉमन मोड ऑफ फाइनेंसिंग देखें तो उसके अंदर हमें मिलता है मुडारबा, मिलता है हमें जो कि प्रॉफिट शेयरिंग है, और मुशारका है जो कि एक तरह का जॉइंट वेंचर होता है। कर्ज़ हसना का भी कॉन्सेप्ट मिलता है हमें जो बेनेवलेंट लोन होता है। और कंज्यूमर यूज़ करते हैं इन मोड्स को पर्सनल नीड के लिए। अब अगर हम ग्रोथ इन पाकिस्तान देखें आज के दौर में, अगर हम देखें तो इस्लामिक बैंकिंग काफ़ी तेज़ी से हमें इसमें ग्रोथ दिखाई दे रही है। और इसकी शुरुआत अगर हम देखें तो 1970s के दौर में इसकी शुरुआत हुई थी हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, और अब इसको जो है वो एक पॉपुलर अल्टरनेटिव के तौर पे जो है वो
इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है। और अब ये काफ़ी कॉमन हो चुका है। पहले के दौर में तो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते थे और उनको नहीं पता था कि ये किस तरीके से जो है वो इस्लामिक बैंकिंग होगी। लेकिन आज ज़्यादातर बैंक्स जो है वो इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जो है वो जा रहे हैं और अपनी जो ब्रांचेस वो खोल रहे हैं वो ज़्यादातर इस्लामिक ब्रांचेस ही हमें खुलती हुई दिखाई दे रही हैं। सो नाउ द लीजिंग कॉन्सेप्ट। अब लीजिंग के बारे में भी जो है वो क्वेश्चन आता है। तो लीजिंग के अंदर उसको अगर हम समझें तो लीजिंग जो है क्या है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है, जहाँ अरेंजमेंट होता है जहाँ पर लेसर अलाउ करता है लेसी को कि यूज़ करे एक एसेट और एक्सचेंज में किसके पीरियोडिक पेमेंट के एक्सचेंज में उसके बदले में। पार्टीज़ जो इन्वॉल्व होती हैं इसमें, जो पार्टीज़ शामिल होती हैं उसमें लेसर होता है और जो कि ऑन करता है एसेट को, और लेसी जो कि यूज़ करता है एसेट को लीज़ एग्रीमेंट के अंडर में। और टाइप अगर हम बात करें तो लीज़ की टाइप होती है शॉर्ट टर्म होती है और कैंसिलेबल होती है। इसके अलावा फाइनेंशियल लीज़ होती है, शॉर्ट टर्म और कैंसिलेबल हो गई, और फाइनेंशियल लीज़ होती है जो कि लॉन्ग टर्म और नॉन कैंसिलेबल होती है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो लीजिंग जो प्रोवाइड करती है बिजनेसेस को एक्सेस बगैर किसी हैवी इन्वेस्टमेंट के, और इम्प्रूव होती है इससे फ्लेक्सिबिलिटी और कैश फ्लो मैनेजमेंट। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में क्वेश्चन आते हैं और इसकी अगर हम टाइप्स भी और टिपिकल कंटेंट भी और ये जो रोल है, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो एक डॉक्यूमेंट है जिसको इशू करता है बैंक, जो कि गारंटी करता है पेमेंट जो एक सेलर को जब फुलफिलमेंट हो जाती है स्पेसिफाइड कंडीशंस की तो उसके बदले में है। और इसकी टाइप की हम बात करें तो इसमें रेवोकेबल होता है, इसके अलावा इर्रेवोकेबल होता है, और इर्रेवोकेबल जो होता है ये ज़्यादा सिक्योर है। और कंटेंट की हम बात करें तो उसमें टिपिकली तौर पे शामिल होते हैं अमाउंट, पार्टीज़ और टर्म्स ऑफ पेमेंट वगैरह, और साथ में एक्सपायरी डेट वगैरह भी। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर इसके रोल की अगर हम बात करें तो ये फैसिलिटेट करता है इंटरनेशनल ट्रेड, रिड्यूस करते हुए रिस्क, पेमेंट रिस्क, इंश्योर करते हुए ट्रस्ट जो है बायर्स और सेलर के दरमियान। नाउ द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड बॉन्ड। बॉन्ड्स और शेयर के दरमियान जो फ़र्क है इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। सो शेयर जो है वो, और ये दोनों ही कंपनीज़ की तरफ से इशू किए जाते हैं। शेयर जो है वो ऑनरशिप है, जिनके पास भी शेयर होता है वो शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी के ऑनर्स में से होते हैं। ऑनरशिप मिलती है जब भी और इसी तरह वोटिंग राइट भी मिलते हैं क्योंकि कंपनीज़ में डेमोक्रेसी होती है, वहाँ पे वोटिंग होती है बाकायदा, और पोटेंशियल डिविडेंड भी मिलता है यानी कि प्रॉफिट मिलता है शेयर होल्डर्स को। इसके मुकाबले में बॉन्ड जो है वो डेट है, उधार है एक तरह से। कंपनी को उधार की ज़रूरत है तो उन्होंने बॉन्ड इशू कर दिए। डेट इंस्ट्रूमेंट है और जहाँ पर इन्वेस्टर जो वो पैसा देते हैं और इसके बदले उनको क्या मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट भी मिलता है। फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है उनको, इसमें जो है ज़रा इंटरेस्ट शामिल होता है, और जबकि शेयर के अंदर इंटरेस्ट शामिल नहीं होता है। ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। रिस्क एंड रिटर्न की हम बात करें, शेयर के अंदर हायर रिस्क है लेकिन पोटेंशियल गेन भी है, ज़्यादा रिस्क है लेकिन इसमें ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। जबकि बॉन्ड लोअर रिस्क होते हैं लेकिन इनमें रिटर्न फिक्स होते हैं। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखें हम तो अंडरस्टैंड करने शेयर और बॉन्ड जो है हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को क्या अलाइन करें चॉइसेस जो रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के साथ। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। अब बैंक्स की क्लासिफिकेशन समझते हैं क्योंकि अब बैंकिंग का ही ये सब्जेक्ट है तो मुख्तलिफ जो बैंक हैं उनके बारे में क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो कमर्शियल बैंक जो कि अब तक ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो कि प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को भी, पब्लिक को भी और जो बिजनेसेस हैं उनको भी, और एवरीडे बैंकिंग नीड्स को फैसिलिटेट करता है सबसे ज़्यादा कॉमन जो है। फिर सेंट्रल बैंक जो एक ही होता है, रेगुलेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी और ओवरसी करता है स्टेबिलिटी जो है फाइनेंशियल सिस्टम की एक कंट्री में। कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये सर्व करते हैं मेंबर्स को कॉमन इंटरेस्ट के साथ, प्रमोट करते हैं कम्युनिटी बेस्ड जो फाइनेंशियल सपोर्ट होती है उसको। डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं जो फाइनेंस करते हैं इंडस्ट्रियल और जो एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के अगर हम देखेंगे इसके बारे में भी आता है, तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को पहले हम समझते हैं। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स आर लीगल डॉक्यूमेंट दैट एक्सटेंड क्रेडिट एंड फैसिलिटेट सेफ पेमेंट इन ट्रेड। ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जिसका इस्तेमाल करते हुए एक्सटेंड किया जाता है क्रेडिट को, और जो पेमेंट है उसको फैसिलिटेट किया जाता है और पेमेंट जो है वो सेफ़ होती है। कॉमन टाइप्स अगर हम देखें इसकी, तो कॉमन टाइप्स के अंदर चेक्स है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिजरी नोट है। इकोनॉमिक रोल की अगर हम बात करें तो
उसके अंदर ये इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, ट्रेड प्रमोट करते हैं, लिक्विडिटी बढ़ाते हैं, प्रोवाइड करते हैं, पेमेंट इंश्योरेंस इकोनॉमी के अंदर नेगोशिएबिलिटी और ट्रस्ट की हम बात करें तो नेगोशिएबल नेचर इनकी इंश्योर करती है, फ्लेक्सिबिलिटी और बिल्ड करते हैं ट्रस्ट जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स में है। नाउ द टाइप्स एंड ओपनिंग प्रोसीजर। बैंकिंग अकाउंट का जो टाइप है और उसकी जो ओपनिंग प्रोसीजर होता है उसकी अगर हम बात करें, सो टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, मुख्तलिफ़ तरह के बैंक्स अकाउंट होते हैं जब बैंक में, और उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। हर कोई शख्स जो है वो हर तरह का अकाउंट नहीं खुलवा सकता, ये भी एक चीज़ होती है। सो सेविंग अकाउंट होते हैं जो कि जहाँ पर सेव करवाया जाता है और उसमें जो है वो उसमें फिर उसके बदले प्रॉफिट या इंटरेस्ट वगैरह मिलता है। करंट अकाउंट होते हैं और ये यूजुअली तो बिजनेसेस के होते हैं जो कि वो कभी भी जो है वो पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। और फिक्स डिपॉजिट वाले भी होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म किस्म की सेविंग होती है, कई सालों के लिए जो है वो सेव करवा दिया जाता है इसमें लॉन्ग टर्म के लिए। ओपनिंग जो अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है उसमें आइडेंटिटी प्रूफ होता है, आईडी कार्ड चाहिए होता है, एड्रेस का प्रूफ चाहिए होता है, इसके अंदर बिल जैसे यूटिलिटी बिल वगैरह इस तरह का। इनिशियल डिपॉजिट होता है, डिफरेंट बैंक की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। 1000 नॉर्मली तौर पे इस वक्त तो यूजुअली तौर पे 1000 होती है और डिपेंड करता है कि वो अकाउंट की नेचर क्या है। तो ये असेंशियल प्री रिक्विजिट होते हैं ओपनिंग के लिए किसी भी बैंक अकाउंट की। प्रोसेस अगर हम देखें तो आज के दौर में जो है वो ऑनलाइन भी इसको ओपन किया जा सकता है, लेकिन ब्रांच जाके भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से हो सकता है। सो उसके अंदर फिलिंग किया जाता है, एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसको फिल करना होता है, अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है एसेंशियल इन्फॉर्मेशन वहाँ उसमें फिल करनी होती है। डॉक्यूमेंट्स जो भी रिक्वायर्ड होते हैं जैसे कि आईडी कार्ड हो गया, स्टूडेंट अकाउंट होता है तो उसके अंदर फिर जो डॉक्यूमेंट होते हैं जैसे कि ट्रांसक्रिप्ट वगैरह या डिग्री वगैरह वो जो है सबमिट होती है। और इसके अलावा कंप्लीट वेरिफिकेशन जो है वो की जाती है और जो है वो अकाउंट जो है वो एक्टिव उसको कर दिया जाता है। और सबसे अहम चीज़ जो कि अक्सर बुक्स में नहीं होती, उनको बैंक वालों को ये चीज़ एक्सप्लेन करना होती है कि अकाउंट जो है वो क्यों खोलना चाह रहे हैं। उनको ये चीज़ जो है वो ये चीज़ उनको समझानी होती है। ये चीज़ अगर वो समझ जाते हैं तो फिर ज़्यादा बेटर तरीके से वो गाइड भी कर सकते हैं और वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की हम बात करें तो प्रॉपर जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके ज़रिए रेगुलेटरी कंप्लाइंस होती है और सिक्योर भी होती हैं तमाम जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है इफेक्टिवली। नाउ द रोल ऑफ क्लियरिंग हाउस, इसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। सो क्लियरिंग हाउस जो एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि फैसिलिटेट करता है सेटलमेंट जो है इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स की, ऑफसेट करते हुए डेबिट और क्रेडिट जो है मेंबर बैंक के दरमियान, और ये इंश्योर करता है एफिशिएंट पेमेंट प्रोसेस, रिड्यूस करता है रिस्क और मेंटेन करता है लिक्विडिटी जो है वो बैंक सिस्टम में। सो रिड्यूस करता है रिस्क को, फाइनेंशियल रिस्क को इंश्योर करते हुए कि एक्यूरेट और टाइमली पेमेंट हो, वक्त पे हो, सही हो। और लिक्विडिटी मेंटेन करता है बैंकिंग सिस्टम में फंड्स को मैनेज करते हुए, फंड्स ट्रांसफ़र को सेटल करते हुए टाइमिंग को इफेक्टिवली सपोर्ट करता है। फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ये ज़रूरी होते हैं स्मूथ और सिक्योर फंड्स ट्रांसफ़र के लिए, अंडर पिन करते हैं मॉडर्न फाइनेंशियल सिस्टम्स को। नाउ द रोल ऑफ IMF इन पाकिस्तान। अब IMF से पाकिस्तान का इतना ज़्यादा लिंक रहा है कि और अभी तक है कि इसके बारे में क्वेश्चन जो है वो जहाँ कहीं भी बैंकिंग का सब्जेक्ट होता है या इकोनॉमिक्स का, मॉनेटरी वगैरह पॉलिसी वगैरह के हिसाब से, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स वगैरह के हिसाब से, तो इस तरह के सब्जेक्ट्स के अंदर ये टॉपिक सबसे ज़्यादा अहम होता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत अहम टॉपिकों में से एक है क्योंकि ये प्रैक्टिकली हम इसका रोल बहुत ज़्यादा देखते हैं इस वजह से। सो जो रोल रहा है IMF का पाकिस्तान के हवाले से अगर हम उसको देखें तो एक तो ये कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्रूशल है ये जो है फाइनेंशियल एड के लिए पाकिस्तान के लिए, और स्टेबलाइज़ करने के लिए इकोनॉमी। इसी वजह से हम देखते हैं कि इकोनॉमी जो है वो अक्सर जो है वो हमारे गवर्नमेंट को IMF के पास जाना पड़ता है। जब कभी भी कोई इकोनॉमी के अंदर इशू आता है तो अक्सर IMF के पास जाते हैं और बैलेंस किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो इश्यूज़ होते हैं उसको, यानी कि जो डेफिशिएट वगैरह आ रहा होता है उसको।
पॉलिसी एडवाइस और टेक्निकल असिस्टेंस भी मिलती है। ना सिर्फ फंड्स मिलते हैं एक तरफ, तो फाइनेंशियल वो तो मिलते ही हैं। पॉलिसी गाइडेंस प्रोवाइड करता है और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो वहाँ एक्सपर्ट मौजूद हैं, और वो इसलिए ताकि अच्छी जो है वो इकोनॉमिक मैनेजमेंट हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो है वो हो सके। लोन की कंडीशन भी होती है, ऑब्वियसली बात है। लोन जो आते हैं वो कंडीशंस के साथ आते हैं और रिक्वायर करते हैं फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसको हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन कहते हैं, जो आईएमएफ की हम कहते हैं कि शराइत हैं, या जो भी हम कह लें उसको, तो वो एक तरह की वो फिजिकल डिसिप्लिन है। सॉरी, फाइनेंशियल नहीं है, फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन होता है वो, उनके मुताबिक आईएमएफ उसको फिजिकल डिसिप्लिन कहता है। और इम्प्लीमेंटेशन जो होती है इकोनॉमिक एडजस्टमेंट की, ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके। तो लोन तो प्रोवाइड करता है आईएमएफ, लेकिन वो आते हैं कंडीशंस के साथ, जिसके अंदर फिजिकल डिसिप्लिन है और इकोनॉमिक एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट होती है। नाउ दी स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर हम ये इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जिनका फोकस होता है स्पेसिफिक फाइनेंसिंग के ऊपर, एक ख़ास जगह पे फाइनेंस किया जाए, जो कि यूनिक नीड पूरा करते हैं। इसमें हाउस फाइनेंसिंग के भी आ सकते हैं, बिजनेस फाइनेंसिंग या एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से भी आ सकते हैं। हाउस फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर बहुत बड़ा नाम आता है HBFC का, यानी कि हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन का। और ये प्रमोट करता है हाउस डेवलपमेंट भी टारगेटेड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के ज़रिए। ये HBFC बहुत बड़ा नाम है। तो ये एक स्पेसिफिक फाइनेंसिंग का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका काम जो है वो हाउस डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करना फंड्स को। स्मॉल बिजनेस सपोर्ट के लिए SME बैंक है। स्मॉल एंड SME का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो SME बैंक जो है ये प्रोवाइड करता है फाइनेंसिंग सोल्यूशन जो है, ताकि ग्रोथ और डेवलपमेंट की जा सके। जो स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं, जो छोटी इंटरप्राइजेस होती हैं, जो कि सॉल प्रोप्राइटरशिप वगैरह होती हैं, जो कि सिंगल ओनर की है, या ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनरशिप होती हैं, जो इतनी ज़्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं होती, उनके लिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक होता है, जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए होता है, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करता है फार्मिंग के लिए। और जो रूरल डेवलपमेंट होती है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विस के ज़रिए। तो ये था आज का लेसन। आपके इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, ख़ासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।